दलीप राय ने अमरजीत से 9% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये उधार लिए। वह राशि ज्ञात की जिसे वो 3 वर्ष बाद लौटानी होगी। अब देखिए सिंपल सी बात बताइए, जब 3 वर्ष बाद लौटाएगा राशि तो ब्याज भी देगा, तो 24,000 से कम वाले कोई आंसर दो नहीं होंगे। ऑप्शन पे भी हमें ध्यान देते हुए चलना है। अब देखिए, अगर हम 9 तरीके 27% ब्याज बन रहा है, तो अगर 20% निकालें तो ये 10% का वैल्यू 2400 हो गया। 2400 गुना 48, अगर 4800 जोड़ें इसमें 2400 में तो ये हो जाएगा 28,800। लेकिन ये तो 20% होगा, अभी 7% और हो रहा है क्योंकि 9 तरीके 27%। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, अगला वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा 30,480। यदि √2 प्लस √x बराबर 3 तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x की जगह ये पूरी कड़ी का जो √x है इसका वैल्यू 7 होगा तभी 3 आएगा। अब देखिए अगर ये 7 कब आएगा, जब √49 होगा तभी। इसके मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा √49 हो जाएगा। सिंपल सी बात था, बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एक नाव धारा के प्रतिकूल x किमी की दूरी तय करने के लिए लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय से दोगुना। इसके मतलब हमारा दूरी कांस्टेंस है। अब दूरी कांस्टेंस है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, धारा की दिशा में मान लीजिए u मान लें और धारा की विपरीत दिशा में d मान लें। तो अब सिंपल सी बात बताइए, धारा की दिशा में जब गया प्रतिकूल दिशा में तो समय जो लगा है समान दूरी तय करने में लिए गए समय से दोगुना है। अब मान लीजिए धारा की दिशा में जाएगा तो टाइम कम लगेगा, तो इसका मतलब ये जो समय का अनुपात आया है ये 2:1 आया है। मतलब ये 1:2 आया है। ध्यान दीजिएगा क्यों आया है, क्योंकि उसके दिशा में जाएगा तो स्पीड, धारा की स्पीड और नाव की स्पीड जुड़ जाती है, तो इसका मतलब ये वाली कम होगा टाइम, ये वाली ज़्यादा होगा, ये 1:2 में हो गया। अब ध्यान दीजिएगा जब भी दूरी सेम होता है तो इनकी स्पीड उल्टा हो जाती है। ये क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। अब सवाल में लास्ट में पूछा क्या है, नाव और धारा की गति का योग। अब बताइए नाव और धारा की गति का योग कहाँ पे है, ये है ना। अब देखिए ये नाव और धारा जब गति योग किस में आ रहा है, इसमें, इसके दिशा में, तो बताइए दो हिस्सा का वैल्यू कितना दिया है 90 दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, धारा की गति पूछ रहा है। अब देखिए धारा की गति जब भी पूछे तो जो दोनों स्पीड दिया है धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, इनको जोड़ के एक बार आधा कर दें, एक बार घटा के आधा कर दें 1/2। अब हमसे पूछा क्या ये चीज़, देखिए धारा की गति पूछेगा तो धारा की गति जब भी पूछे तो जो कम वाला वैल्यू है वो होगा। अब बताइए 2 हिस्सा बराबर 90, तो एक हिस्सा बराबर कितना होगा 45, तो एक हिस्सा का वैल्यू मिल गया 45। 45 में अगर 2 से भाग दे दें कितना आ जाएगा 22.5 किमी प्रति घंटा। एक धारा की दिशा के यहीं पे अगर हमको नाव की गति पूछता तो ये जो 45 था ना इसमें गुणा कर देते 3/2 में। क्यों, जोड़ने पे हम जोड़ के आधा करेंगे तो नाव की गति आएगा और घटा के आधा करेंगे तो धारा की गति आएगा। एक त्रिभुज के कोण ए बी और सी समांतर श्रेणी में है। यम बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ए एम बी सी पर लंबवत है, तो बी एम अपान ए बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, अब इनके जो कोण है ना ये समांतर श्रेणी में, तो सिंपल सी बात बताइए समांतर श्रेणी में अगर तीनों कोण होंगे तो ए बी और ये सी तीनों समांतर कोणीय में, तीन का योगफल तो 180 होगा। सिंपल सी बात बताइए, जब 180 होगा तो समांतर श्रेणी में जो बीच वाला पद होता है ये लास्ट वाले दोनों का योगफल के बराबर होता है, इसका दूना बीच वाले पद का। तो ये बात बताइए ये 2b प्लस ये दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ए सी के जो वैल्यू होगा ये 2b के बराबर होगा, तो एक बी ए हो गया, एक बी ए है ये दोनों का वैल्यू क्या होगा इसके दूने के बराबर हो गया। अब बताइए ये 180 होगा, इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या होगा 3b। 3b बराबर कितना हो जाएगा 180। अगर हम b का वैल्यू निकालें तो b कोण कितना आ गया 60 अंश। अभी हमें कोण कितना मिल गया 60 अंश। अब ध्यान दीजिएगा अगर हमें कोण 60 मिल गया, यहाँ से एक लंब डाला गया है इस पे यम। अब ये यम जो लंब डाला गया है कह रहा है कि कोण 60 का वैल्यू ज्ञात किया। अब देखिए लंब डाला गया तो ये 90 हो गया। अब बताइए ए बी यानी बी एम और ए बी का अनुपात पूछ रहा है। एक बात बताइए
इस सवाल में अगर देखा जाए तो आधार बटे कण किस में आता है, काश में आता है। तो अब बताइए काश अगर 60 बराबर देखा जाए तो आधार कितना हो गया हमारा Bm हो गया और कण क्या हो गया Ab हो गया। अब ध्यान दीजिएगा काश 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। अब बताइए हमें Bm बटे AB का वैल्यू कितना मिल गया 1/2। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 1/2। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया सवाल में दो गति V1 और V2 है। यदि दोनों गति से यात्रा किया जाए जब समान दूरी हो तो उस समय हमारा जो औसत गति आता है वो 5 आता है। लेकिन दूसरा शर्त ये दिया है जब समान समय के लिए वो चलें लोग तो उस समय जो हमारा औसत गति आता है वो 5.5 आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए कि दूरी समान है, दूरी हमारा क्या है समान है। अब देखिए जब दूरी समान है तो उसमें औसत गति का लिए देखा जाए फार्मूला होता है तो V1 V2 बटे V1 प्लस V2 होता है। अब देखिए ये 5 दिया है तो रियल बात है कि अगर ये 5 दिया है तो 2V1 और V2 बराबर कितना हो जाएगा 5 आई ब्रैकेट में V1 प्लस V2 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करना मान लीजिए इक्वेशन 1 मान ले। अब देखिए दूसरे शर्त में हमारा सवाल दिया है कि समय समान हो गया। मान लीजिए समय समान हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा जो औसत गति आता है वो V1 प्लस V2 बटे 2 बराबर दिया है वो 5.5। अब ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ से हम V1 प्लस V2 का वैल्यू निकालें तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा इसका इसमें गुणा कर दें तो 11 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि हमें अंतर निकालना। देखिए अंतर निकालना। अब देखिए V1 प्लस V2 की वैल्यू यहाँ रखने तो 55 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 11 अगर यहाँ रख दें तो 5 गुणे 11 करेंगे 55 हो जाएगा। अब देखिए 2V1 V2 का वैल्यू भी निकल गया और V1 प्लस V2 का वैल्यू निकल गया। अब ध्यान दीजिए कि हमें निकालना क्या है V1 माइनस V2 निकालना है। तो अब बताइए अंडर रूट फार्मूला क्या होगा इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या होगा 11 स्क्वायर। अब देखिए ये जो 2V1 V2 है इसका दूना करके घटा दीजिए। दूना करें तो देखिए 11 × 55 का दूना करें तो कितना हो जाएगा सिंपल सी बात 110 हो जाएगा। अब बताइए 121 में से 110 घटाएं तो कितना आएगा अंडर रूट 11। यानी दोनों चाल के बीच जो धनात्मक अंतर आएगा वो 11 किमी प्रति आवर। यही हमसे सवाल में पूछा गया था कि दोनों चाल के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। दो शंकुओं के आधार का व्यास बराबर है यदि उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है जो पाई आर एल। अब ध्यान दीजिए एल जो है यही तो तिर्यक ऊंचाई है तिरछी ऊंचाई। अब देखिए तो ये पाई R1 देखिए दोनों का व्यास बराबर त्रिज्या भी बराबर होगा तो R बराबर होगा। एक को L1 मान लिया जाए तिरछी ऊंचाई पाई उस दोनों का जब व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगा। एक का जो तिर्यक ऊंचाई उसको L2 मान लिया जाए। अब देखिए पाई से पाई R से R कट गया। L1 का वैल्यू कितना दिया है 3 और L2 का वैल्यू कितना दिया है 4। तो यानी हमारा अनुपात जो बना वो 3:4 बना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3:4। tan 10 tan 50 tan 70 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए एक फार्मूला होता है tan x tan 60 माइनस x tan 60 प्लस x बराबर होता है tan 3x। अब देखिए इसी फार्मूले के रूप में देखा जाए वैल्यू है क्या 10। 60 में से अगर 10 घटाया जाए 50 सही है। 60 में 10 जोड़ा जाए 70। इसका मतलब इसी फार्मूले में वैल्यू है तो हमारा क्या हो जाएगा tan 3 गुणे 10 यानी 3x हो जाएगा। अब 10 x का वैल्यू 10 है तभी कितना हो जाएगा tan 30 आंसर। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है तो 1/√3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। sin 15 sin 45 sin 75 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमारा एक फार्मूला होता है sin x sin 60 माइनस x sin 60 प्लस x। इस कंडीशन में एक फार्मूला होता है 1/4 sin 3x। अब देखिए ये वाली जो फार्मूला इसके रूप में ये वैल्यू है क्या
साइन 15। अब देखिए 60 में से 15 घटाएं 45, इस वाले शो कर रहा है। अब 60, अब देखिए 60 में 15 जोड़ें 75 होगा, यही वाला चीज़ शो कर रहा है। इसका मतलब यही फार्मूला है। तो 1/4 साइन 3x, 3x का वैल्यू कितना हो गया 15, क्यों यही x है। अब देखिए 15 दिया 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। अब देखिए इनका कैलकुलेशन करें तो क्या आ जाएगा 1/4√2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कास 15 कास 45 कास 75 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इनटू में है सब ये, तो जब भी ऐसी वैल्यू आए तो देखिए कंडीशन होता है कि कास यक्स कास 60 माइनस एक्स और कास 60 प्लस यक्स बराबर ये जो इसके लिए फार्मूला होता है वो होता है 1/4 कास 3x। देखिए इस रूप में एक चीज़ है का, देखिए कास 15, 60 में 15 घटाया 45, 60 में 15 जोड़ा जाए 75, इसका मतलब इसी फार्मूले के रूप में है कास एक्स 60 माइनस एक्स 60 प्लस एक्स। इसका मतलब फार्मूला हमारा हो गया 1/4 कास 3x। तो अब हम इसका हल करें तो 1/4 हो जाएगा कास 3x, 3 गुणे 15 यानी कास 45 वैल्यू 1/4 कास 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। अब हमारा वैल्यू क्या आएगा 1/4√2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दिया है आपका 66,049 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए 49 है लास्ट में, इसके मतलब किसके वर्ग में 9 आता है, तो यानी 7 जिसका इकाई अंक 7 होता है उसी को वर्ग में आता है। देखिए इकाई अंक इसका भी 7 है इसका भी 7 है। अब ये दो आंसर होने के चांसेस, ये दोनों तो कभी होंगे ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब 7 का वर्ग भी में भी 9 आता है लास्ट में 49, और इसके में अब 3 के वर्ग में भी 9 आता है। यानी हमारा कई मुद्दा हो गया कि आंसर होगा कौन। देखिए सिंपल सी बात करें तो 49 अगर देखा जाए तो 7 के वर्ग में आता है। तो अब एक ध्यान दीजिएगा 7 के वर्ग में डबल लास्ट वन 49 आता है। तो अब हम देखें कि ये वाला आंसर होगा कि ये वाला। देखिए 3 के वर्ग में 0 9 आएगा तब होगा, लेकिन ये 3 का नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 250, ये वाली वैल्यू 250 से 17 ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू 250 से 7 ज़्यादा है। अब देखिए 17 का वर्ग कितना होता है 189 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है। देखिए इसके लास्ट में 8 9 आ रहा है, और 7 के वर्ग में क्या होता है 49 होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये वाली आंसर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए हमारा जो बेस होता है 100 का बेस मानते हैं, 50 का बेस मानते हैं, 150 का बेस मानते हैं, 250 का बेस मानते हैं, ऐसे 300 350 तो 250 के बेस पे बन रहा था। 17 का वर्ग अगर करें तो ये 8 और 9 आ रहा है 2 डिजिट, ए वाली तो होगा, इसका 49 है, ये तो होगा नहीं। 17 जो 250 से बेसी आ रहा है। अब देखिए 250 से 7 बेसी आ रहा है तो 49 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यानी 257, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।